गुड मॉर्निंग बच्चों, फंडामेंटल क्लासेस में एक बार फिर से तुम सबों का स्वागत है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हम लोगों ने रॉबर्ट वाइटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। अब जो रॉबर्ट वाइटकर ने ये 5 किंगडम को ग्रुपिंग किया था पूरे ऑर्गेनिज्म का, उसका बेसिक कंसेप्ट सेल का डिस्क्रिप्शन एंड सेल हर ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट था। इसी को बेस मान के उन्होंने इस किंगडम को क्लासिफाई किया। तो अब हम एक सुझाव उन बच्चों को देना चाहेंगे जो कि सेल कंसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। तो उनके लिए ये सुझाव होगा कि जो मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का 2 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उसको पहले आप समझ ले, कंसेप्ट को क्लियर कर ले, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला एक टॉपिक रहेगा। वैसे तो बहुत बच्चा बोलता है कि सर ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग है, लेकिन यार मैं तो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग समझता हूँ। इसमें याद करने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। दिक्कत आपको कहाँ आती है, आप जो है ना फंडामेंटल कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हो और बाद में बोलते हो सर ये तो बड़ा ही बोरिंग क्लास हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब सब बात को जानेंगे तो ये क्लास या कोई क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जब हम सेल कंसेप्ट पढ़े थे तो उसमें 2 ढंग का ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन किया था। एक प्रोकैरियोट्स थे और दूसरा यूकैरियोट्स थे, जिनका सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट था इन द सेंस कि उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस थे और सेल ऑर्गेनल्स थे उनके ऊपर कवरिंग नहीं था। कवरिंग नहीं होने का मतलब कि वो प्रिमिटिव स्टेज में थे और उनके लिए एक सेल से दूसरा सेल बनाना मुश्किल था, यानी कि मल्टीप्लाई होके बड़ा ऑर्गेनिज्म बनना मुश्किल था। तो प्रोकैरियोट हमेशा यूनिक सेलुलर ही रहेंगे। तो इसको हमारा वाटकर साहब ने बोल दिया कि तुम मोनेरा किंगडम में रहोगे। अब यूकैरियोट, तो यूकैरियोट मल्टीप्लाई कर गए तो मल्टी सेलुलर, नहीं किए तो यूनिसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर है उनको विटकर साहब ने कहा कि तुम प्रोटिस्टा के किंगडम में रहोगे। अब मल्टी सेलुलर, उसमें हमने जब से का डिस्कशन किया था तो जो जनरल वाला सेल था उसका बाहरी कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना था, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर भी एक दूसरा कवरिंग को रखते हैं, उसको हमने सेल वॉल कहा था। तो अब यहां मल्टी सेलुलर विथ सेल वॉल है तो क्या और विदाउट सेल वॉल है तो क्या, इस पे आगे क्लासिफिकेशन ध्यान से समझना है इसको। अब विथ सेल वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से पूछा जा रहा है कि ठीक है भैया, तुमने तो सेल वॉल ले लिया, लेकिन तुम न्यूट्रिशन कहाँ से करते हो। ये बोलता है नहीं, मैं तो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता हूँ, यानी कि मैं हेट्रोट्रॉप्स हूँ या सैप्रोफाइट हूँ या कुछ अन्य जैसे पैरासाइट हूँ। तो ऐसे को विटकर सामने फंजाई बोल दिया। अब एक सेल वाला दूसरा से पूछा गया कि तुम अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, बोलता हाँ मैं तो खुद करता हूँ, ऑटोट्रॉफ हूँ मैं। तो अच्छा, तो चलो तुमको प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। तो अब रही बात
जो विदाउट सेल वाले मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एनिमल हमारे जैसे हैं। हम तो काफी एडवांस किस्म के एनिमल, लेकिन हमसे नीचे ही बहुत सारे हैं, उनको एनिमेलिया कह दिया गया। तो देखो कितना आसान हो गया। ये 5 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द किंगडम। मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों सिंगल सेलुलर एनिमल है। एक प्रोकैरियोट्स है तो दूसरा यूकैरियोट है। मल्टी सेलुलर में इसके बाद आ रहे हैं फंजाई, तीसरा किंगडम, प्लांटे, चौथा किंगडम, एनिमेलिया, पांचवा किंगडम। तो ये तो तुम समझ गए कि भाई जो बड़ा सा किंगडम है उसके नीचे और कुछ है, वो 5 ढंग को हम कितना आसानी से बांट दिए। अब आगे हम पांचों के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी जानने वाले हैं। तो आगे देखेंगे हम मोनेरा। तो अब हमारा पहला किंगडम हो गया मोनेरा, जिसको समझना तो बहुत आसान हो गया। कैसे? मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, तो ये माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ऐसे तो दिखेंगे नहीं। तो अब इनके अंदर यानी कि आउटर कवरिंग जो सेल का होगा, सेल वॉल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चलेंगे कैसे, लोकोमोशन चलते कैसे हैं? तो तुम देखो किसी में फ्लैजेला जो ये दिख रहा है ना लंबा लंबा, उसी से वो चलते हैं। अब न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अपना कैसा पूरा करते हैं? ये जितने भी मोड है ना न्यूट्रिशन का, तुम पढ़े हो क्लास 7th में, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, पैरासाइट, सिम्बायोटिक और सैप्रोफाइट मोड। अगर तुम नहीं जानते हो तो इसको 7th क्लास को रेफर करो। इसका मतलब क्या? ऑटोट्रोपिक तुम जानते हो प्लांट है, हेटरोट्रोपिक हम एनिमल हैं, पैरासाइट जो हमारे बाल में होते हैं, जू होते हैं, पेट के अंदर वर्म्स होते हैं, या पेड़ के ऊपर तुम देखते हो अमरबेला का, ये पैरासाइट है। सिम्बायोटिक यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हुए अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो उसको सिम्बायोटिक कहते हैं। सैप्रोफाइट मोड मतलब ऑर्गेनिज्म डीकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ केमिकल खुद से छोड़ते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और उसको उससे न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो संक्षेप में अब रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, सेक्सुअल मोड, बडिंग और फिशन। फिशन का मतलब ये हुआ कि एक सेल कंप्लीटली दो सेल में सिमिलर डिवाइड हो गए, फ्यूजन। बडिंग मतलब उसमें से अगर ये प्लांट है तो छोटा सा एक निकल गए और बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं, तो ये बडिंग हो गए। इसका एग्जांपल ले लो भाई, ब्लू ग्रीन अलगे, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये सब तुमको दिखाई पड़ रहे हैं। सिम्बायोटिक के बारे में तुम जानते हो कि ब्लू ग्रीन अलगे जो है सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, जो उसको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होता है, जो कि फंजाई का सम फंजाई ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोवाइड करता है, यानी कि इससे अपना नाता जोड़ता है कि आप तुमको रहने का जगह देंगे और तुम मेरे ऊपर आकर रहो। फायदा क्या होगा कि तुम फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाओगे और वो मुझे भी शेयर करोगे। तो ये हुआ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो चलो ये पहला ग्रुप हो गया तुम्हारा मोनेरा। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं दूसरा। अब जो दूसरा किंगडम हुआ इसको हम प्रोटिस्टा कहेंगे। अब इसके बारे में तुम तो ऊपर हम लोगों ने देखा, ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। लोकोमोशन कैसे होता है? तो इसमें बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सिलिया कहते हैं, और हुप लाइक जिसको फ्लैजेला कहते हैं, और कभी कभी स्यूडोपोडिया भी होता है। ये उनको चलने का एक अपना तरीका है। न्यूट्रिशन
ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल मींस दोनों से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल्स जो है यूनिसेलुलर अलगे, डायटम्स, क्लाइडोमोनस एंड प्रोटोजोआ। ये पूरा तुम्हारा प्रोटोजोआ है जिसके अंदर अमीबा आते हैं और पैरामीशियम यूग्लेनम आते हैं। ये प्रोटोजोआ है। क्लेमिडोमोनस तुम देख रहे हो, डायटम्स एंड अलगी, ये है तुम्हारा प्रोटिस्टा जो सेकेंड। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड किंगडम जो फंजाई है। वो तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही है जैसे कि हमने ऊपर देखा है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, तो इसको याद रखना। न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट और सिम्बायोटिक, ये 4 मोड से न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है अगर सिंगल सेल में आते हैं स्टार्टिंग में और बाद में मल्टी सेल में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से ईस्ट को छोड़कर और बाद में ये मल्टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका सेल वॉल जो है जनरली हमने जो बात किया था वो सुक्रोज का होता है, लेकिन इनका सेल वॉल एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको काइटिन बोलते हैं उससे बना होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल मींस से करते हैं। एग्जांपल्स के लिए तुम्हारा ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम जो हम खाते हैं। देखो फंगाई या जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा बहुत बड़ा दोस्त होता है और दुश्मन कुछ पैथोजेंस तब बनते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, राइट। तो अब देखो इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, हमने ऊपर कुछ बात की, फिर उसी बात को हम एक बार से रिपीट करते हैं जिसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। लीचिंग में जो बहुत कुछ ऐसे फंगाई है जो कि ब्लू ग्रीन अलगे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं। तुम देखा होगा किसी बड़े बड़े पेड़ के ऊपर इस ढंग का जो तुमको दिख रहा है साइन वैसा, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं और एक दूसरे को का जरूरत पूरा करते हुए एक दूसरे का न्यूट्रिशन ये पूरा करते हैं। अब जो एग्जांपल है तुमने देख लिया, फंगस हमारा सबसे अच्छा मशरूम जो हम खाते भी हैं, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होता है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। अब हम आगे देखेंगे। तो अब प्लांटे देखो बच्चों, जो ऊपर हमने 3 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में बात किया, वो एक हमसे उसका पाला बहुत कम पड़ता है क्योंकि एक तो वो बहुत छोटे किस्म के जीवाणु कीटाणु हैं और हमें दिखेंगे नहीं, तो उसके बारे में जो हमने जाना और समझा वो काफी है उसके लिए। तो अब प्लांटे और एनिमेलिया ये दोनों से हमारा पाला हर समय पड़ता रहता है। हम उनको बहुत बार देख चुके हैं, अलग अलग रूप में देख चुके हैं, अलग अलग ढंग का होते हैं ये जान चुके हैं। तो इसके बारे में अब थोड़ा डिफरेंशिएशन, कैटेगराइजेशन और करना पड़ेगा ताकि हम इसको अलग अलग कैटेगरी फिर से देख सके, यानी प्लांटे किंगडम को फिर से कैटेगराइज करें और उस कैटेगरी को फिर से डिटेल्ड डिस्कशन करके समझ ले। अब देखो जब तुम्हारे दिमाग में कहा जाए भाई प्लांट, तो एकदम आसानी से अगर भाई प्लांट है तो उसके अंदर एक प्राइमरी रूट होगा, फिर लेटरल रूट होगा, फिर ब्रांच रूट होगा, फिर रूट हेयर होंगे, रूट कैप होंगे एंड रूट टिप होंगे, ऊपर स्टेम होंगे, फिर स्टेम के ऊपर नीचे शूट होंगे, फिर स्टेम में ब्रांच होंगे, ब्रांच में काफी सारा लीफ होगा, फिर कभी कभी इनमें फ्लावर भी लगेगा और फ्रूट्स भी लगेगा। तो अरे बच्चों
ये तो बड़ा नसीब वाला प्लांट होता है, ये हाई कैटेगरी का प्लांट होता है। इसके अंदर पूरा बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं और दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नसीब तो सब प्लांट का होता ही नहीं है। तो अब जो इतनी बात की है, इसका मतलब कि बॉडी पार्ट उनका कितना डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब विजिबल है, उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करने वाले हैं। तो अब कुछ ऐसे प्लांट है जिनका कुछ भी बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं, कुछ भी दिखता ही नहीं है, सिर्फ ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा दिखता है, उसको हम थैलोफाइटा कहेंगे। अब आगे थोड़ा सा उनका बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड होगा, तो अगर डिफ्रेंशिएटेड होगा तो उसमें एक और बातें होंगी कि वैस्कुलर टिश्यू का होना या नहीं होना। अब देखो, ये वैस्कुलर टिश्यू हम आशा करते हैं तुम अपने इसी क्लास के टिश्यू में इसके बारे में जाने होगे। अगर नहीं जानते हो तो इसको यहाँ थोड़ा बताना मांगता है, नहीं तो तुम आगे नहीं समझ पाओगे। तो वैस्कुलर टिश्यू यानी प्लांट अपना वाटर एंड फूड का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उसके फुल बॉडी से एक वैस्कुलर बंडल टिश्यू जैसा पूरे बॉडी में दौड़ता है, जिससे प्लांट का वाटर एंड फूड का रिक्वायरमेंट उसको मिलता है। अब ये दुनिया बहुत जालिम है बच्चों। तो यहाँ जालिम नहीं, जाइलम एक ऐसा वैस्कुलर बंडल है जो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट करता है। दूसरा फ्लोएम जो प्लांट का फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये दोनों जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट का एक वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल के नाम से जाने जाते हैं। चलो, तो अगर ये प्लांट जिसमें कुछ बॉडी पार्ट अब धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि प्लांट अपना वाटर एंड फूड रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, किसी और मीन्स से वो पूरा कर लेता है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, तो उसको ब्रायोफाइटा दूसरे कैटेगरी में रखेंगे। अब वैसे प्लांट जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू है, तो फिर दो बातें होंगी। तो जो प्लांट थोड़ा डिफरेंशिएटेड है और वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, लेकिन वह सीड प्रोड्यूस नहीं करती है, तो वैसे प्लांट को टेरिडोफाइटा, देखो पी इसमें साइलेंट होता है, तो टेरिडोफाइटा कहेंगे। दूसरे ढंग का प्लांट, चलो बॉडी पार्ट थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर गया और उसमें वैस्कुलर टिश्यू भी है और वह सीड भी प्रोड्यूस करती है, तो उसको फेनेरोगैम्स कहते हैं। यह फेनेरोगैम्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। वैसा प्लांट जिसमें सीड हमारे नेकेड आई से दिख जाता है, उसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और दूसरे कैटेगरी का प्लांट जिसका सीड जो है फ्रूट्स के अंदर छुपा होता है, जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो सीड दिखता है, उसको एंजियोस्पर्म कहेंगे। एनजीओ का मतलब कवर किया हुआ, स्पर्म का मतलब सीड। अब फर्दर ये जो एंजियोस्पर्म है, यानी कि जो सीड है फ्रूट्स के अंदर, वो सीड भी दो ढंग के हो सकते हैं। उसके बेसिस पे हम मोनोकॉट या डाइकॉट कहेंगे। अब इसको समझते हैं। फ्रूट्स के अंदर वाला सीड को अगर तुम ब्रेक करोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर वाला इक्वल दो पार्ट और सिमेट्री में बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर टू कोटिलेडन्स होते हैं। कोटिलेडन्स फ्लावर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो बाद में सीड
और फ्रूट्स का रूप ले लेता है। तो टू कॉटिलेडन्स इसमें है और डाइकॉट्स होंगे, जिसको तुम तोड़ोगे ऑफ कोर्स टूट तो जाएंगे, लेकिन इक्वल सिमेट्री नहीं दिखेंगे, तो उसको मोनोकॉट्स कहेंगे। डाइकॉट्स वाले तुम्हारे बहुत सारे एग्जांपल देखो, जितने पल्स हैं, चाहे वो तुम मूंग ले लो, या फिर चना ले लो, मसूर ले लो, या फिर अरहर ले लो, बीन्स ले लो, सब दो इक्वल पार्ट में बन जाएंगे। इवन मैंगो के भी अंदर तुम्हारा दो इक्वल पार्ट दिखेंगे, लेकिन मोनोकॉट्स जैसे तुम्हारा राइस हुआ, व्हीट हुआ, और फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तो वो मोनोकॉट्स के अंदर आएंगे। तो ये तुम्हारा हुआ एक डिफ्रेंसिएशन, और बेस्ड ऑन डिफ्रेंसिएशन हमने प्लांटे को 5 कैटेगरी दिया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म को डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में कहा। तो अब इसके बारे में हम आगे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अब जो पहला थैलोफाइटा है, जो जानते हो तुम, अभी हमने जाना है कि वैसे प्लांट जिसका बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, उसमें कुछ भी नहीं देखेगा, रूट की तरह, स्टेम की तरह, लीफ की तरह कुछ भी नहीं देखेगा, इस ग्रुप को हम कॉमनली अलगे के नाम से जानते हैं। और ये प्लांट तुम्हारा मोस्टली एक्वेटिक, मतलब जल के अंदर, वाटर के अंदर मिलते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे तो स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा एंड चारा, ये सब तुम्हारे सामने एग्जांपल है, जिसको तुम समझ सकते हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो अब आगे देखते हैं। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उनका बॉडी पार्ट में डिफरेंशिएशन दिखता जाएगा। अब इसमें जो हमारा बॉडी पार्ट जो दिखेंगे, वो स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस प्लांट को मोस्टली हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस यानी कि ये एक्वेटिक थे और है भी, और लैंड के ऊपर भी आते हैं। तो लैंड के ऊपर जब आएंगे तो रहेंगे, लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होगा, फिर से रिप्रोड्यूस करना होगा, तो ये फिर से एक्वेटिक में जाएंगे और अपना रिप्रोडक्शन का काम वहां करेंगे। तो दोनों जगह रहने वालों को एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे तुम्हारा फ्रॉग एम्फीबियंस है। ऑफ कोर्स इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि ये अपना फूड एंड वाटर का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते, कुछ और मीन्स हैं, लेकिन वो टिश्यू जो आगे चल के डिफ्रेंशिएट करेगा बड़े प्लांट में, इसमें नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मॉस हो गए, रिसिया एंड मेलचेंसिया, आप देख सकते हो ये सब है। अब आगे हम, तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो है टेरिडोफाइटा। ऑफ कोर्स अब प्लांट का डिफरेंशिएशन थोड़ा दिखने लगा है, उनका बॉडी पार्ट, स्टेम एंड लीफ दिखने लगा है। रूट्स ऑफ कोर्स थोड़ा ऐसा विजिबल है, लेकिन कंप्लीट रूट जो हम बात किए वो ऐसा नहीं। विजिबल रूट तो है, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू और बंडल प्रेजेंट है। अब ऐसे प्लांट का एग्जांपल मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स है। देखो, अब जो हम तीनों ऊपर वाले बात किए और जान चुके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये चूंकि बहुत ही मतलब कि अपने आप में डिफरेंशिएटेड प्लांट नहीं है, तो इनका एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला है वो ये है कि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखते नहीं है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं फेनेरोगैम्स, उसमें जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली विजिबल हैं। तो अब ये दो ढंग की बातें, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स के बारे में थोड़ा हम यहाँ जानेंगे। क्रिप्टोगैम यानी जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट हैं उनको क्रिप्टोगैम कहेंगे। वो क्यों? क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हिडन होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब ये नहीं होता है, तब तो वो अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मिंग स्पोर्स, स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करते हैं।
और ये लेस इवॉल्व प्लांट्स है। ऑफ कोर्स इनका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। थैलोफाइटा तो कुछ था ही नहीं, ब्रायोफाइटा थोड़ा कुछ दिखा, रूट नहीं दिखा, टेडोफाइटा इसमें रूट आ गया। लेकिन अब इसके आगे जो फेनोरागैम्स है, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं, ये जो है इनमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स इनका विजिबल होता है और ये सीड से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं। तो ये रही तुम्हारा 3 कैटेगरी का प्लांट। आगे हम पढ़ने वाले हैं चौथा कैटेगरी, जो अब हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मींस सीड। लेकिन इसमें प्लांट का बॉडी पार्ट काफी डिफरेंशिएट हो चुका है। मतलब कि टोटली रूट है, स्टेम है, लिप्स है, सीड्स है, सब कुछ इसके अंदर है, लेकिन सीड्स जो है विजिबल है। वैस्कुलर टिश्यू एंड बंडल फुल बॉडी में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पाइन, साइकस एंड देवदार। दे आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। पेरेनियल का मतलब बहुत लंबा इनका आयु होता है, बहुत दिन तक, 100 साल 200 साल तक के होते हैं। तुम्हारा ये पहाड़ी इलाके में देवदार बहुत लंबे लंबे दिखेंगे, जो बहुत हजारों साल तक भी ये रहते हैं। हमेशा हरा होते हैं और इनमें बहुत सारा लकड़ी मिलता है। तो दूसरा है साइकस एंड इसके बाद पाइन। तो ये सब चीजें तो हैं जो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम जाने हैं। आगे हम देखने वाले हैं वो है एंजियोस्पर्म। तो ये प्लांट किंगडम का लास्ट कैटेगराइजेशन एंजियोस्पर्म्स प्लांट है, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, वही फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब देखो इसमें होता क्या है। पहले आएंगे फ्लावर, जिसके अंदर तुम्हारा ओवरी दिखेंगे, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब जो प्लांट्स का इम्प्रोवाइज होता है जो सीड के अंदर, उसको हम कोटिलेडन्स कहते हैं। और कोटिलेडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स समटाइम। वो क्यों? क्योंकि जो सीड है, अगर तुम उसको जर्मिनेट के लिए अगर तुम मॉइस्ट सॉइल के अंदर डालो, नहीं तो पानी के अंदर डाल दो, कुछ समय बाद जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो पानी निकाल लो, थोड़ा छोड़ दोगे तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब जर्मिनेट करेंगे तो इनका सीड ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर जाता है, इसलिए इनको सीड लीव्स कहा जाता है। ठीक है। अब फर्दर एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन्स दो ढंग से बांटेंगे। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर जो सीड होते हैं उसमें जो कॉटिलेडन्स होते हैं, वो एक सीड के अंदर दो इक्वल सिमेट्री हो सकते हैं, जिसको हम डाइकोट्स कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सिंगल ही रहेंगे, जिसको हम मोनोकोट्स कहेंगे। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, तुम इसको ब्रेक करके देख सकते हो। जब ब्रेक करने जाओगे और एक सीड दो इक्वल सिमेट्रिकल एग्जैक्टली पार्ट में बट जाएंगे, जैसा कि तुम पल्स वाले सीड में देख सकते हो, तो उसको हम डाइकोट्स कहेंगे। और जो नहीं बटेंगे, संतरे का भी सीड शायद होता हो, नहीं बटता है, वैसे जो तुम्हारा राइस है या फिर व्हीट है, उसका सीड तो मोनोकॉट होता है, क्योंकि वो एक ही पार्ट में होता है। तोड़ने जाकर टूटेंगे लेकिन सिमेट्रिकल नहीं टूटेंगे। तो ये बचवा, यहाँ पे हम प्लांटेड किंगडम को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हमारा एनिमेलिया किंगडम है, जो बहुत बड़ा है, और फिर हमारा नोमेनक्लेचर है। तो अब आगे हम क्लास 3 में मिलने वाले हैं तुमसे। तब तक के लिए इस क्लास को यहाँ हम विराम देते हैं, और चलते चलते अपने गुरु दक्षिणा के स्वरूप तुम्हें अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुरंत तुमको अगला वाला हमारा क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और तुमको और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी बता दो, कैसे? शेयर करके। तब तक के लिए तुम्हारा
दिन शुभ हो। तुम मेहनत से पढ़ाई करो और सफलता तुम्हें मिलती रहे। धन्यवाद।